हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां हम यूपीएसआई की 40 डेज 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कल इसी कड़ी में एक छोटी सी फॉल्ट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो वही क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से जुड़ जाओ। आज की हमारी जो कल क्लास का टॉपिक है वो है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 60 या 50 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। हम उनमें से कुछ 40 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, है ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ, और चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। भाई 300 नहीं हो पा रहे हैं, बताओ। 300 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या ही मतलब है इतनी मेहनत करने का, है ना। ऑफिस से आओ, आपके लिए कंटेंट बनाओ, फिर लाइव करो। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करते हो तो मज़ा आता है यार काम करने में, है ना। तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए, जितने लोग जुड़ सकते हैं, जितने लोगों को पढ़ना है यूपीएसआई 2000 कह रहा हूँ, यूपीएसआई एग्ज़ाम 2026 के लिए। 2026 में जो होने वाला है तो ये नोटिफिकेशन 2025 की, है ना। तो जल्दी से जुड़ जाओ। 40 डेज 40 चैप्टर्स की आज डे 14 है ना। 14वां टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मूल विधि और संविधान का, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान का होने वाला है। ये है डे 14। और ये जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का होने वाला है। ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को कर दीजिए लाइक जितना ज़्यादा कर सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए एक बार हर हर महादेव। तो हम सेशन स्टार्ट करें जल्दी, बिना किसी देरी। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जिनको जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, एक कमेंट भी आ चुका है, हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 12 नवंबर सिर्फ 2 का आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बताइए, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत हुई थी। आर्टिकल का नाम बताना है, आर्टिकल नंबर आपको बताना है। अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 134 या फिर अनुच्छेद 113। कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओगे भाई मेरे, कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और चैनल को अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। हाँ जी। तो देखो, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो हुई थी अनुच्छेद 124 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 भाग 1 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान दिया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा, इसके गठन का प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 128 में। किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 भाग 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। 26, 24, 34 या 19, कितनी संख्या होती है। देखो ये भी आया हुआ है 2021 12 तारीख, सेम और सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है, देख रहे हो। हाँ तो बताइए, 24 होती है, 26 होती है, 34 होती है या 19 होती है। कितनी संभावित संख्या होती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की अधिकतम। चलो सागर बोल रहे हैं 34। ओके ओके। चल, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कुल 34 जज, यानी कुल 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जजों का प्रावधान है, कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है बेटा? कुल 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए, कि उच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकती है, उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 32, 226, 324 या 56? कौन से अनुच्छेद में है? ये भी 12 नवंबर का ही पेपर है, लेकिन अगले शिफ्ट यानी शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। बताओ भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग सके कि तैयारी तो भैया शुरू हो चुकी है ना। और ये क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही ज़रूरी हैं, ये पॉलिटी का पार्ट है, तो ये क्वेश्चंस तो कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये पॉलिटी का पार्ट है, तो ये क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं। हाँ जी, सागर की तरफ से आंसर आ रहा है आर्टिकल 32। नहीं बेटा, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन के लिए रिट यानी याचिका जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, याचिका जारी कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक, ठीक है, जो कार्य को वहन कर सके, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तब तक उनकी जगह ले सके, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त करने का अधिकार है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं? कौन उनको नियुक्त कर सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त कर सकता है? बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 में ये दिया हुआ है अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। कौन नियुक्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन नियुक्त कर सकता है भाई? भारत के राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 126 के अंदर। ठीक है, चलो। हाँ जी, के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का डैश के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। किसके संबंध में यह निर्णय है आपको बताना है? वाहन प्रदूषण के संबंध में, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संबंध में, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, या फिर जल निकायों के संबंध में? ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईवीएस का भी पार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन किसका पार्ट हो जाता है भाई? ईवीएस का भी पार्ट हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी में पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में ईवीएस या फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, बताइए किसके संबंध में यह निर्णय दिया गया था केरल उच्च न्यायालय के द्वारा? के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य। के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य। चलो, तो ये जो निर्णय था ये दिया गया था, यह मामला सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किससे संबंधित है? ठीक है, तो किसके 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 बीच? के रामाकृष्णन, ये नाम याद रहेगा तो ये मामला भी याद रहेगा। ठीक है, किसके कौन से स्टेट का ये मामला है? केरल का। किसका? केरल का। ठीक है, केरल का मामला है, के रामाकृष्णन वर्सेस केरल स्टेट। और वहां की हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से निषेध, ठीक है, के निषेध के संबंध में एक फैसला दिया था। ठीक है, चलो, कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सॉरी हाँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 125, 117, 121 या 129? मतलब सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को और किस नाम से जानते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस नाम से, ये नाम कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। 125 में, 117 में, 121 में या 129 में? किस में दिया गया है? जल्दी बताइए भाई। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कर दो शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो सारे लोग जुड़ सके। जल्दी बताओ। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर होता है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 129। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है जिसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ठीक है, जिसके पास अपनी अवमानना के लिए क्या देने की शक्ति है बेटा? दंड देने की शक्ति है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। ये ध्यान में रहेगा आज से। चलो, आर्टिकल 129। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल या उच्चतम न्यायालय? ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। चलो, हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है भाई? शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, भारत के न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? कि न्यायाधीशों को कितना वेतन, कितना भत्ता मिलेगा, ये कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है, भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, वित्त आयोग निर्धारित करता है, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करते हैं? बताइए, वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, पार्लियामेंट, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन करता है? बताइए। जल्दी से बताओगे? जल्दी से बताओगे? जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद द्वारा विधि बनाकर, ठीक है, एक नियम बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, विधि बनाकर संसद उसको निर्धारित करती है। ठीक है, कौन? पार्लियामेंट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निवृत्ति की आयु कितनी होती है? कितनी आयु पर मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त हो सकते हैं, यानी रिटायर हो सकते हैं? एज ऑफ रिटायरमेंट, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
बताइए, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सागर कह रहे हैं 65। बहुत अच्छे भाई, एकदम सही। 65 ईयर्स ऑफ एज पे वो क्या कर सकते हैं, वो रिटायर हो सकते हैं, मतलब उनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 65। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बताता है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजेस के लिए शपथ दी हुई है? 110, 219, आर्टिकल 200 या आर्टिकल 210, किस में दिया हुआ है? ओथ फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 110, 219, 200 या फिर 210, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? जल्दी बताओ। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 219। आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 219, ठीक है। तो ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 219 में, ठीक है। चल भैया, सिर्फ दो, क्या लिखे भाई, दो बंदे देख रहे हैं, क्या करें? नो प्रॉब्लम यार, कोई भी देख रहा है तो दैट्स ओके, ठीक है। इसकी इसमें कोई आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, देन आप बने रहिए। चलो, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नामक संस्था कौन से ईयर में आई थी सबसे पहले? 1985, 1947, 1862 या 1858, कौन से ईयर में हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था कि हाई कोर्ट भी होनी चाहिए? कौन से ईयर में हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था? इंडिया की अपनी, इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बताइए। 1858। चलो, 1862 में पहली बार कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है। कौन से ईयर में हुई थी? 1862 में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कब आता है? 1862 के अंदर आता है। चलो, स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो, मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? वो मौलिक और अनन्य अधिकार है उसको, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, या फिर अनन्य अधिकार है? क्या कितना अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन वो कर सकता है, बताइए। चलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यह मौलिक है क्योंकि व्यक्ति सीधे जा सकता है, लेकिन अनन्य नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के पास भी यह शक्ति है कि व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से कुछ मौलिक अधिकार उसके छीने जा सकते हैं, ठीक है। ये मौलिक अधिकार का क्वेश्चन था। चल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार किसके पास होता है? कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसमें उसको संज्ञान में लेकर उस पे क्या कह सकते हो, कोई ऑर्डर सुनाने का अधिकार किसके पास है? भारत के महान्यायवादी के पास, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के पास, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, भारतीय संसद के पास, या भारतीय निर्वाचन आयोग के पास? भाई मैं कुछ और काम करता हूँ, मैं कहीं और जॉब करता हूँ इन अ प्राइवेट सेक्टर, बट आई लाइक टीचिंग, तो ठीक है। चल, हाँ जी,
तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव विवादों का निपटारा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 137? कौन से अनुच्छेद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है? कौन से आर्टिकल में यह दिया हुआ है? बताइए। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे भाई ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 131। केंद्र और राज्य या फिर राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की मूल आरंभिक मतलब बेसिक अधिकारिता किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कि किसी भी केंद्र में, किसी भी राज्य में या केंद्र और राज्य के बीच कोई भी विवाद हो रहा है तो उसको संज्ञान में कौन ले सकता है? उसको संज्ञान में हमारी सर्वोच्च न्यायालय ले सकती है। ठीक है, वो कहां जाएंगे? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की के लिए अधिकृत करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकते हैं? आर्टिकल 135, आर्टिकल 143, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 72? बताओ कौन से आर्टिकल में यह दिया हुआ है कि किसी भी मामले पर हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं? बताइए। कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है मेरे भाई आर्टिकल 143 के अंदर भारतीय सॉरी आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ये कहता है? ये कहता है आर्टिकल 143। कौन सा आर्टिकल कहता है मेरे भाई? 143। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स 35, 14, 30 या फिर 25? कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर? कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया के अंदर? जल्दी बताओ। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छे सागर। आपके हिसाब से कितने हैं? 25। और तथ्य के हिसाब से भी कितने हैं? 25। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं बेटा? 25 हैं। ठीक है, चलो। हाँ, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये एक टाइप की क्या होती है? रिट होती है। क्या होती है? रिट होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी भी सशरीर पे किसी को भी सशरीर पेश करना, या फिर हम आदेश करते हैं। बताइए किस प्रकार का की याचिका है, किस प्रकार की रिट है ये? चलो बहुत अच्छे। ये है कि किसी बंदी का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर। ठीक है, उसकी प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को बताने का काम किसका है? कौन बताता है इसको? हीबियस कॉर्पस
नाम की रिट बताती है। ठीक है, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, किसके आगे? कोर्ट के आगे, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोर्ट ये रिट जारी करती है, मतलब वो उस व्यक्ति के, जिसके लिए भी वो रिट जारी कर रही है, उस व्यक्ति को सशरीर वहां उपस्थित होने की का ऑर्डर दे रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट। भारत के किस संघ सहित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? संघ सहित कह रहा हूं मैं, संघ शासित। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी? ये तो इजी क्वेश्चन है। कौन से केंद्र शासित, संघ शासित भी लिखा जाता है इसको, यहां पे आप समझ लो केंद्र शासित, केंद्र शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ये तो इजी क्वेश्चन। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी? बहुत अच्छे, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है, मतलब अपना एक अलग उच्च न्यायालय है, विच इज नोन एज दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? ये तो अभी हमने किया था, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर भारतीय संसद? किसके पास वेतन और पेंशन निर्धारित करने की शक्ति है? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। किसके पास है? ऑप्शन डी, दैट इज हमारी देश की संसद के पास। संसद को न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन निर्धारण करने का संवैधानिक अधिकार है। कैसे कर सकती है? वो एक विधि जारी करके, एक रूल ऑफ लॉ जारी करके। चलो, ये तो बहुत फेमस केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक ऐतिहासिक मामला सर्वोच्च न्यायालय में कब समाप्त हुआ था? इन विच ईयर केशवानंद भारती मामला जो है वो खत्म हुआ था? 1967, 1969, 1971 या फिर 1973? कब ये मामला खत्म हुआ था? देखो ऐसे अगर यूपीएसआई की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज बाकी किसी एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी में भी अगर हम न्यायालय की बात करें तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दैट, 1973। ओके, चलो, तो ये 24 अप्रैल 1973 को इस मामले में संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 14 अप्रैल 1973 को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं कि उसकी व्याख्या करें? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय? कौन होता है हमारी संविधान द्वारा अधिनियमित, जिसको अधिनियमित कर दिया है जिन कानूनों को, उन कानूनों की व्याख्या करना किसका काम है, या उनका पालन कराना किसका काम है? ऐसा कह सकते हो, बताओ कौन करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएसआई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, most important topic for UPSI. If you are preparing for UPSI, then these topics are most important. पिछले एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से, समझ रहे हो? हाँ जी, चलो, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को हम संविधान का रक्षक, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका अंतिम व्याख्याकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? बताइए, जनहित याचिका की शुरुआत कौन से संस्थान ने की थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने, पार्लियामेंट ने या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने? किसने यह शुरुआत की थी? जनहित याचिका की शुरुआत कौन से इंस्टीट्यूशन ने की थी?
बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी? बताओ। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पीआईएल की शुरुआत हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की थी। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है हु स्टार्टेड पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये किसने किया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था। किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या है जिसमें सरकारी अधिकारी को कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है ना? ये परमादेश, ठीक, ये भी क्या है? ये एक टाइप की रिट है। ये भी एक प्रकार की क्या है? रिट है। ठीक है, इस याचिका का वास्तविक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। हम वर्जित करते हैं, हमारा आदेश है, किसी को सशरीर पेश करना या फिर प्रमाणित किया जाए। बताइए इस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस रिट का वास्तविक अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से। कि हम वर्जित करते हैं, हम आदेश करते हैं किसी को, मान लीजिए ये रिट दे दी गई, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा कि हम वर्जित करते हैं आपको किसी कार्य को करने से, या फिर हम आदेश देते हैं आपको यह कार्य करने के लिए, या फिर किसी को सशरीर पेश करने का ऑर्डर दिया जाता है, या फिर किसी चीज को प्रमाणित करने का ऑर्डर दिया जाता है? बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है भाई, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, जल्दी बताओ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलो बात करें करेक्ट आंसर की। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली। ठीक है, इसको मैंडामस भी कहते हैं। ठीक है, परमादेश। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप की रिट है। ठीक है, जो कौन जारी करता है? जो कोर्ट जारी करता है। इसमें क्या इसका लैटिन अर्थ क्या है? हम आदेश करते हैं। ये किसके लिए होता है? ये किसी सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। किसके लिए होता है? किसी सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, मैंडामस किसके लिए होता है? इट इज द रिड सॉरी इट इज द रिट फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू डू हिज वर्क, उसके कार्य को करने के लिए ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में परमादेश और इंग्लिश में मैंडामस भी कहते हैं। क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को किसी भी अदालत से अपील करने के लिए विशेष अनुमति, SLP, स्पेशल लिटिगेशन, या फिर देखते हैं आगे इसका क्या फुल फॉर्म है, प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 137, 327 डी, 125 या फिर 251? बताइए कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंडिया की किसी भी अदालत से अपील करने का की विशेष अनुमति प्रदान करता है? बताइए, स्पेशल पावर कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है स्पेशल लीव पिटीशन। हाँ, SLP का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। ठीक है, ये क्या है? ये आर्टिकल 136 के तहत ये SLP वो जारी कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका रिट जारी कर सकती है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी संस्था रिट जारी कर सकती है? केवल उच्चतम न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्च न्यायालय, या फिर केवल न्यायाधिकरण? कौन रिट जारी कर सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार लागू हैं? बताइए। केवल उच्चतम न्यायालय। देखो, अनुच्छेद 32 के तहत SC और अनुच्छेद 226 के तहत HC,
SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मामलों को में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? अनुच्छेद 252, 226, 134 या फिर 143? कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता प्रदान करता है? बताइए, कौन से मामले में? आपराधिक मामलों में। ठीक है, क्रिमिनल मामलों में, जिसमें कोई अपराध हुआ है, जो कोई क्राइम हुआ है। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आर्टिकल 134, आपराधिक विषयों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को परिभाषित करता है। किसी भी अधिक आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपील कर सकता है, वो उसमें आप कह सकते हो मीडिएशन कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है, 65। चलो नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय से हटाने की शक्ति संसद के प्रस्ताव पारित होने के बाद किसके पास है? बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय से हटाने की शक्ति संसद के पास है, और उसके बाद किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, या केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास? किसके पास यह शक्ति है? बताइए, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। चलो, सागर कह रहे हैं ऑप्शन बी, दैट इज संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाते हैं। तो पहले जो आपने आंसर किया था सागर, दैट वाज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करते हैं? कैट के अध्यक्ष के परामर्श पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, या फिर राज्य के राज्यपाल के परामर्श पे? किसकी परामर्श पे राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके कहने पर करते हैं? शपथ गवर्नर दिलाता है, हटा नहीं सकता है गवर्नर, है ना? हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हमारे नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद होती है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस के से परामर्श करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट, और उसके बाद नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष मद्रास के उच्च न्यायालय, मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1950, 1800, 1990 या 1862? कौन से ईयर में मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? चलो जल्दी बताओ। हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय और के उच्च न्यायालय की अधिनियम क्या कह रहा है, मद्रास उच्च न्यायालय 1962 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। ठीक है, तो कौन से ईयर में हुआ था? 1862। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया, महाभियोग द्वारा हटाया गया है? मतलब उनको उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया गया है। 1, 3, 2 या 0? कितने न्यायाधीशों को महाभियोग करके हटाया गया है? 1, 3, 2 या 0? एक भी नहीं, बताइए। ऑप्शन डी, एक भी नहीं। चलो,
बहुत सही। भारत के इतिहास में अब तक किसी भी न्यायाधीश को पर महाभियोग आंदोलन नहीं किया गया, मतलब महाभियोग नहीं लाया गया और उनको पद से महाभियोग द्वारा तो नहीं हटाया गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श करना चाहिए? 3, 4, 2 या 5? किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को यानी न्यायाधीश को उसकी जगह से ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितने जजेस से, वरिष्ठतम जजेस जो भी हैं, जो ज्यादा टाइम, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वैसे जजेस से, कितने जजेस से परामर्श करना चाहिए? 3, 4, 2 या 5? बताओ। ये चैप्टर करने के बाद तो तुम्हारा लॉ क्लियर हो जाए भाई। चलो, तो 4 वरिष्ठ, ठीक है, सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श आवश्यक है। ठीक है, मतलब टोटल उस कमिटी में कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और बाकी 4 अदर जजेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? कौन करता है? राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता या फिर भारत की संचित निधि? बताइए। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की नहीं पूछ रहा है, ये किसकी पूछ रहा है? हाई कोर्ट की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है हाई कोर्ट की। बहुत सारे लोगों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट लगाया होगा और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आंसर किया होगा। आकस्मिक निधि भाई, आकस्मिक निधि होती है इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना। अब बताओ, है ना, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, समझो, देन ट्राई करो आंसर करने का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित जितने भी वो पैसे हैं या जो भी आप कह सकते हो धन है, वो राज्य की संचित निधि, जो राज्य ने संचय करके रखा है, बचा कर रखा है, उससे दिया जाएगा। और संचित निधि कहाँ से आती है? तो जितना भी राज्य के पास टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जितने भी टाइप का, उस टैक्स से ये संचित निधि आती है और इसी टैक्स से दिया जाता है वेतन। ठीक है, तो उच्च न्यायालय किसके अंदर आता है? उच्च न्यायालय स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही उसको करेगी, पैसे देगी, कहाँ से देगी? संचित निधि से, यानी टैक्स से जो कलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भाई। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया जो अपने मन से मैंने डाला हो। ठीक है, ऑल दीज आर हाईली रिसर्च्ड क्वेश्चंस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय हैं? बताइए। भाग 8 में, भाग 4 में, भाग 6 में या फिर भाग 7 में? कौन से भाग में? विच पार्ट? भाग का मतलब होता है बेटा पार्ट। तो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों के से संबंधित अध्याय दिए गए हैं? इन विच पार्ट, सिंपल सी बात है, कौन से पार्ट में न्यायपालिका की बात की गई है? न्यायपालिका की, न्यायपालिका की बात कौन से पार्ट में की गई है? 8, 4, 6 या 7? जुडिशियरी, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? जुडिशियरी कहते हैं। ठीक है, तो जुडिशियरी की बात के कौन से पार्ट में की गई है? भैया किसी दिन ये निधि और संवर्ती सूची, राज्य सूची बता दो, कंफ्यूजन होती है एकदम। ठीक है, जितनी भी अनुसूचियां हैं ना, जिसमें हमारे शेड्यूल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उसका मैंने पूरा बना के रखा हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो मैं जल्दी ही करा दूंगा। ठीक है, उसमें जितनी भी है कॉन्करेंट लिस्ट और
यूनियन लिस्ट, ये जो भी है ये सब मैं करा दूंगा, पर परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा ना, तो यहाँ पे भाग 6 में, ठीक है, अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित बातें कही गई, ठीक है, पार्ट 6 में ना। निवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कौन कर सकता है? मान लो कोई सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज हैं, तो इनसे किसी हाई कोर्ट में काम करने के लिए, ठीक है, किसी स्पेशल टाइप के मामले में काम करने के लिए, कुछ भी ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। और राष्ट्रपति की अनुमति लेकर कौन इनसे बात कर सकता है, इनसे अनुरोध कौन कर सकता है, रिक्वेस्ट? राज्यपाल की सहमति से चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति की सहमति से चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति की सहमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श से राष्ट्रपति। बताइए, कोई रिटायर्ड जज है, उनसे कार्य करने की का अनुरोध कौन कर सकता है आफ्टर द गेटिंग परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ। चल, तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। आर्टिकल 224 ए के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसा अनुरोध कर सकते हैं, किससे परमिशन लेने के बाद? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो जब सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो मुख्य न्यायाधीश तो नहीं ही करेंगे, है ना, या हाँ वो भी कर सकते हैं यार, ठीक है ठीक है ठीक है, कौन करेगा? हमारे मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 128 कहता है कि कोई भी सेवानिवृत्त जज है तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करने की का अनुरोध कौन कर सकता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? न्यायाधीश की बात कर रहा है, नॉट द चीफ जस्टिस, ठीक है, ये सिर्फ जज की बात कर रहा है, नॉट द चीफ जस्टिस। 56, 58, 60 या फिर इनमें से कोई नहीं? 56, 58, 60 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है और 65 वर्ष मौजूद है? नहीं दिया हुआ, ओहो, यहाँ 60 नहीं 65 होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। हाँ जी, ऑप्शन डी सही तो है, ठीक, ऑप्शन डी विकल्पों में सही उत्तर 65 वर्ष नहीं दिया हुआ है, ठीक 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 ठीक। चलो नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस के परामर्श से राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश, करेक्ट आंसर होता है कि आर्टिकल 125 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोरम पूरा न होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, कि जितने चाहिए उतने न्यायाधीश नहीं हो पाए, ठीक है, तो उनके जगह पे भाई कोरम पूरा कर दिया जाए, तो कुछ तदर्थ वैसे अर्थ वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 127 ये कहता है। चल
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार पर, असमर्थता पर, उपरोक्त दोनों पर, मतलब ए और बी पर, या फिर उपरोक्त में से किसी भी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, या फिर दोनों में से दोनों के आधार पर, या फिर उन ऊपर से कोई किसी के आधार पर नहीं। सी, उपरोक्त में से दोनों, बिल्कुल सही। संविधान के अनुसार सिद्ध कदाचार और असमर्थता ही न्यायाधीश को हटाने की का अधिकार देती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किस पढ़ रहा हूं, चलो, कौन नियुक्त करता है उनको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर राज्य के राज्यपाल, या विधि आयोग? कौन नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो ये करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, तो यहां पे हो गया हमारा द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक बार और देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको देख लेना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और उनसे कह दो कि कर लेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ, कल और परसों की क्लास जो आएगी वो रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, वो रिकॉर्डेड होगी, और वो दोनों ही चैप्टर जो होंगे वो मूल विधि के होंगे। वो किसके होंगे? मूल विधि के होंगे। मैं 2 दिन नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है, आई एम ऑन, कहीं जाना है मुझे, तो उसके लिए मैं ये चैप्टर्स रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। 2 चैप्टर्स हैं। ठीक, ये दोनों मूल विधि के, इसको हम कर लेंगे। हाँ, इसके साथ साथ हिस्ट्री, साइंस के चैप्टर्स आ रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड से भी बोल दो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी, तब तक के लिए मस्त रहिए, मगन रहिए। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें। हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद।